Dunyadari is brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में 24/7। CoinSwitch कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने यह डायलॉग सुनाया था अमिताभ बच्चन को, लेकिन हम आपको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि आज का किस्सा कमोबेश इसी लाइन के इर्द गिर्द बसा है। कल रात एक बंद कमरे में रंगमंच सजा था, बहुमत का रंगमंच, जिसकी डोर ऊपर वाले के नहीं बल्कि गठबंधन के सबसे छोटे मेंबर की उंगलियों में बंधी थी, यानी किंग मेकर की भूमिका। डेडलाइन से 35 मिनट पहले तक ये तय नहीं था कि वो किसे उठाकर राजा बना देगा। हम बात कर रहे हैं इजराइल के पॉलिटिकल ड्रामे की, जहां विपक्षी गठबंधन के लिए 2 जून की डेडलाइन तय की गई थी। बहुमत साबित करो या नए चुनावों का सामना करो। मतलब यह कि पिछले 28 दिनों से किए जा रहे सारे प्रयास नील बटे सन्नाटा हो जाते। बीतते समय के साथ कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज होती जा रही थी और फिर आखिरी क्षण पर किंग मेकर ने कहा, हमने आपकी बात सुन ली और मैंने अपना मन बना लिया। ये किंग मेकर कौन था? उसके दिल ने क्या आवाज लगाई और आखिरी में कौन राजा बना और किसके नीचे से कुर्सी खींच ली गई? इस परिवर्तन के मुख्य किरदारों की कहानी क्या है और अभी तक जो हुजूर आला थे उनका क्या होगा, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं दुनियादारी। पहले 2 तारीखों की कहानी सुनिए। पहली 5 मई 2021 की। येश अतिद पार्टी के मुखिया याया लापिड को एक बुलावा आया राष्ट्रपति रोवेन रिवलिन की तरफ से। 23 मार्च को हुए चुनाव में येश अतिद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी और इसके खाते में 17 सीटें आई थी। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी पहले नंबर पर थी 30 सीटों के साथ। खैर, लापिड जेरूसलम में प्रेसिडेंट के घर पहुंचे। वहां रिवलिन ने कहा, मिस्टर लापिड, बेंजामिन नेतन्याहू बहुमत साबित करने में नाकाम रहे, आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर है, अब सरकार बनाने की बारी आपकी और आपके पास 28 दिनों का समय है। यह समय खत्म होता था दूसरी तारीख यानी 2 जून 2021 को। यह तारीख इजराइल के लोगों का मुकद्दर बताने के लिए तय की गई थी। इजराइल को स्थायी सरकार मिलेगी या फिर से नए चुनाव की तैयारी करनी होगी, जो 2.5 साल के अंदर 5वां चुनाव होता। और क्या तय हुआ आपको बताते हैं। इजराइल की संसद का नाम है क्नेसेट। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 120। सरकार बनाने के लिए 1/2+1 का फॉर्मूला लागू होता है। मतलब अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास 61 सदस्यों का समर्थन है तो वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इजराइल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने अकेले दम पर सरकार बनाई हो। ये परंपरा अब तक कायम है। बहरहाल 2 जून से पहले 30 मई तक याया लापिड ने 51 सीटें जुटा ली। अब जरूरत थी 10 और सीटों की। उसी शाम यामिन पार्टी के मुखिया नफ्ताली बेनेट ने अपने ऐलान से सबको चौंका दिया। बेनेट ने अपने पुराने बॉस बेंजामिन नेतन्याहू का ऑफर ठुकरा दिया। और ये ऑफर क्या था कि नेतन्याहू और बेनेट साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। रोटेशन के आधार पर पीएम की कुर्सी दोनों के बीच शेयर होगी। बेनेट इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का नया सूत्र खोज लिया था। बेनेट ने कहा कि वो याया लापिड के गठबंधन में शामिल होंगे। बेनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेतन्याहू भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि बेनेट जो समझौता कर रहे हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने यमीना पार्टी के सांसदों से सरकार में शामिल न होने की अपील की। हालांकि इससे नेतन्याहू को कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसका हुआ? याया लापिड का। यमीना पार्टी के पास कुल 6 सीटें थीं। इस तरह गठबंधन का आंकड़ा 51 से 57 पर पहुंच जाता था और 4 सीटों की कमी रह जाती थी। लेकिन फिर पूरा पेच यहीं फंस गया। लापिड की नजर मंसूर अब्बास की पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट पर थी। उनके पास 4 सीटें थी। वो समर्थन देने के लिए तैयार भी थे, लेकिन नफ्ताली बेनेट की एंट्री से मामला उलझ गया था। इसकी वजह, विचारधारा के मामले में नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू से कई कदम आगे हैं। वो फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली सेटलमेंट्स को जायज ठहराते हैं। कई मौकों पर बेनेट ने कहा है कि फिलिस्तीन नाम की कोई जगह थी ही नहीं।
दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब लिस्ट 2 स्टेट सॉल्यूशन में भरोसा रखती है। ईस्ट जेरूसलम को फिलिस्तीनी स्टेट की राजधानी बताती है। पार्टी की एक मांग और है, इजरायल में रहने वाले अरब नागरिकों के लिए बराबरी का अधिकार। तो विचारधारा का टकराव तय था, इसलिए गठबंधन में सहमति की गुंजाइश कम होती जा रही थी। और ऐसा होते होते 2 जून की तारीख भी आ गई और समर्थन वाली चिट्ठी पर दस्तखत अभी भी बाकी था। जब शाम तक भी बात नहीं बनी तो नफ्ताली बेनेट और मंसूर अब्बास की मीटिंग फिक्स की गई। कहा गया कि आपस में बैठकर मुद्दे सुलझा लें। दोनों रमात गॉन पहुंचे। वहां कन्वेंशन सेंटर के बंद कमरों में बातचीत शुरू हुई। इधर कयासों का दौर बाहर शुरू हो गया। पहले बात आई कि यमीना पार्टी के कुछ सांसद इस समझौते से नाराज हैं, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर खबर चली कि मंसूर अब्बास पर गठबंधन छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। इस बीच बात शूरा काउंसिल तक पहुंच चुकी थी। ये यूनाइटेड अरब लिस्ट के भीतर की सबसे ताकतवर संस्था है। मंसूर अब्बास को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया और कुछ घंटों के बाद काउंसिल ने उन्हें हरी झंडी दिखा दी। कहा गया कि आप समझौते पर दस्तखत कर सकते हैं। रात के 10 बजे एक बार फिर रमात गॉन पहुंचे और 10:20 पर खबर आई कि मंसूर अब्बास ने समर्थन वाली चिट्ठी पर साइन कर दिया। यानी लापिड के गठबंधन को जरूरी बहुमत हासिल हो चुका था। 4 सीटों वाली यूनाइटेड अरब लिस्ट इस गठबंधन की गिलहरी थी, सबसे छोटी सदस्य, लेकिन अंतिम नतीजा उसी ने तय किया। ये कई मायनों में ऐतिहासिक था। पहली बार कोई अरब पार्टी सरकार में शामिल हो रही थी। पहली बार इजराइल में लेफ्ट, राइट और सेंटर मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हुए थे। मंसूर अब्बास के दस्तखत के बाद चिट्ठी राष्ट्रपति के पास पहुंची। रात के 11:26 पर राष्ट्रपति रोवेन रिवलिन के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ। येश अतिद पार्टी के मुखिया याया लापिड ने राष्ट्रपति महोदय को बताया है कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। यह आधिकारिक ऐलान था। लापिड गठबंधन ने तय डेडलाइन से 34 मिनट पहले सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लिया था। इस मौके पर याया लापिड ने कहा कि उनकी सरकार सभी लोगों को साथ लेकर चलेगी। समर्थन की बात हो गई। अब आगे क्या? 1 हफ्ते के भीतर संसद की बैठक बुलाई जाएगी। वहां विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर लापिड गठबंधन ने संसद में विश्वास मत जीत लिया तो उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। लापिड गठबंधन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक पहले नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इस पद पर अगस्त 2023 तक रहेंगे। उनके उतरने के बाद याया लापिड पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। पीएम पद छोड़ने के बाद बेनेट आंतरिक मामलों के मंत्री बनेंगे और किंग मेकर मंसूर अब्बास, उन्होंने कोई भी मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया है। अगर सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक होता है तो इजराइल में 12 बरस के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई नया चेहरा दिखेगा। बेंजामिन नेतन्याहू 2009 से लगातार इस कुर्सी पर कायम है। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू ने विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पाए। फिर उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन सदी का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस गठबंधन ने इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। 3 जून को नेतन्याहू ने अपने सांसदों की बैठक भी बुलाई। जानकारों का कहना है कि जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं ले लेता, नेतन्याहू को पराजित मान लेना बड़ी भूल होगी। वो अभी भी लापिड गठबंधन को तोड़ने की जुगत लगा रहे हैं। अगर एक भी सांसद लीग से हटा तो नेतन्याहू की मंशा पूरी हो सकती है और इसी वजह से याया लापिड जल्द से जल्द संसद की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संसद के स्पीकर की कुर्सी पर येरिव लेविन बैठे हैं। उन्हें नेतन्याहू का करीबी माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार लेविन जानबूझकर इस बैठक को अंतिम तारीख तक खींचना चाहते हैं ताकि नेतन्याहू को विपक्षी गठबंधन में तोड़फोड़ के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। 3 जून को लापिड गठबंधन ने लेविन को हटाने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया है। लेविन को हटाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन चाहिए, लेकिन यमीना पार्टी के एक सांसद ने कह दिया कि वो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। तो कुल जमा बात यह है कि इजराइल की राजनीति में कब क्या हो जाए अभी कहा नहीं जा सकता। अगर नेतन्याहू का विरोधी धड़ा सरकार नहीं बना पाया तो इजराइल में फिर से चुनाव होंगे और नेतन्याहू भी शायद यही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसकी वजह है उनके ऊपर चल रहे हैं 3 मुकदमे, फर्जीवाड़ा करने का, घूस लेने का और उद्योगपति मित्रों को गलत फायदा पहुंचाने का। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो उन्हें 13 साल तक की जेल हो सकती है। नेतन्याहू बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर विपक्षी गठबंधन सरकार नहीं बना पाया तो नेतन्याहू फिर अगले चुनाव तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे और उनका इरादा है कि इस दौरान कानून बनवाकर अपने बचाव का रास्ता तैयार किया जाए। लेकिन अगर वो कुर्सी से उतरे तो ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए 8 पार्टियां एकजुट हुई हैं। क्या वो अपने मिशन में कामयाब होंगी? वक्त बताएगा।
फिलहाल बारी है इस समूह के सबसे खास चेहरों से आपको मुखातिब कराने की। पहला नाम मंसूर अब्बास, विपक्षी गठबंधन का किंग मेकर। मंसूर अब्बास 1974 में इजराइल में पैदा हुए, पेशे से डेंटिस्ट हैं। हिब्रू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान राजनीति की तरफ झुकाव हुआ। बाद में इजराइल के इस्लामिक मूवमेंट से जुड़ गए। मकसद इजराइल में रहने वाले अरब लोगों में इस्लाम का प्रसार। इसके तहत मुस्लिमों के लिए अस्पताल, मदरसे और मस्जिदों का निर्माण किया जाता था। कुछ समय बाद यह मूवमेंट दो हिस्सों में बंट गया, उत्तरी ब्रांच और दक्षिणी ब्रांच। उत्तरी ब्रांच ज्यादा कट्टर थी, वो इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानती थी। उस पर हमास को फंडिंग देने के आरोप भी लगे। 2015 में इजराइल ने उत्तरी ब्रांच को बैन कर दिया। मंसूर अब्बास ने दक्षिणी ब्रांच का साथ चुना था और इसी ब्रांच की राजनीतिक इकाई है यूनाइटेड अरब लिस्ट। इस पार्टी की स्थापना 1996 के चुनाव से ठीक पहले हुई थी और तब से ये पार्टी किसी भी सरकार में शामिल नहीं हुई थी। अब्बास पहली दफा 2019 में संसद पहुंचे थे, तब से अब तक 4 दफा चुनाव हो चुके हैं। अब्बास ने कहा कि वो किसी भी धड़े में शामिल नहीं होंगे चुनाव के दौरान, लेकिन अब उन्होंने अपना प्लान बदल लिया है। हालांकि कोई मंत्री पद नहीं लिया। कह रहे हैं कि अरब मूल के नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मांग पर अभी भी कायम है। अब्बास के बाद इस कहानी में दूसरा किरदार जिसकी एंट्री होती है वो है बेनी गेंज। उनकी पार्टी का नाम है ब्लू एंड व्हाइट पार्टी। विपक्षी गठबंधन का यह दूसरा सबसे बड़ा दल है। इनके पास 8 सीटें हैं। बेनी गेंज कौन है? गेंज का जन्म 1959 में सेंट्रल इजराइल के एक गांव में हुआ। उनके माता पिता हिटलर के यातना शिविरों से, उसकी किलिंग से बचकर, होलोकॉस्ट से बचकर आए थे। गेंज की पढ़ाई लिखाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। 18 बरस की उम्र में इजराइल की डिफेंस फोर्स में भर्ती हो गए। पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड को ज्वाइन किया। फिर आर्मी में ही अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला किया। कई खास अभियानों में गेंज ने हिस्सा लिया। इथियोपिया से यहूदियों को एयरलिफ्ट करने का ऑपरेशन हो या लेबनान में इजराइल की लड़ाई, गेंज हर मोर्चे पर आगे रहे। फरवरी 2011 में बेनी गेंज को चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ बनाया गया, यानी इजराइल की डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर। वो इस पद पर 2015 तक रहे। उस वक्त तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनकी खूब सराहना करते थे। उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ बरस बाद यही व्यक्ति उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनेगा। फरवरी 2019 में बेनी गेंज ने अपनी पार्टी बना ली। उस साल 2 चुनाव हुए, 2 दफा। गेंज की पार्टी को अच्छी खासी सीटें भी मिली, लेकिन कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम रहा। जब मार्च 2020 में तीसरा चुनाव हुआ तो इसमें भी नतीजा वही रहा, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं। अगले चुनाव से बचने के लिए नेतन्याहू और गेंज ने समझौता किया। तय हुआ कि दोनों आधे आधे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन सरकार बनते ही नेतन्याहू ने गेंज को किनारे कर दिया। फिर गठबंधन में दरार पड़ी और नतीजा रहा चौथा चुनाव। बेनी गेंज को नई सरकार में भी डिफेंस मिनिस्ट्री मिली है। अब बात करते हैं याया लापिड और नफ्ताली बेनेट की। नई सरकार में दोनों नेता प्रधानमंत्री की कुर्सी शेयर करेंगे 2-2 साल के लिए, ऐसा करार है। लापिड का जन्म टेल अवीव में हुआ था। उनके पिता इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। लापिड ने भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन की। 1982 में लेबनान वॉर के दौरान उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें लड़ाई के मैदान से बाहर भेज दिया गया। बचे समय में उन्होंने सेना के बेस कैंप में बतौर संवाददाता काम किया। मिलिट्री सर्विस पूरी करने के बाद लापिड बॉक्सिंग और एक्टिंग की तरफ मुड़ गए, हालांकि ज्यादा सफल नहीं हुए। फिर शुरू हुआ उनका पत्रकारिता का करियर। ये दुनिया जैसे उनके लिए ही बनी थी, इसमें वो खूब पॉपुलर हुए। लापिड ने 1 दर्जन से अधिक किताबें लिखी हैं। जब उन्होंने प्राइम टाइम शो होस्ट करना शुरू किया तो लोकप्रियता और बढ़ी। एक समय लापिड सबसे ताकतवर यहूदियों की लिस्ट में गिने जाते थे। फिर 2012 में उन्होंने अपना पेशा छोड़कर ये शातिद पार्टी की स्थापना की। 2013 के चुनाव में वो नेतन्याहू सरकार का हिस्सा बने, वित्त मंत्रालय मिला। लापिड 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थक हैं और इसको लेकर नेतन्याहू धड़े से उनका विवाद भी हो चुका है। 2014 में उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन को बाय बाय कर दिया। अगर सब सही रहा तो लापिड 2023 में इजराइल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बन सकते हैं। और अभी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? नफ्ताली बेनेट। इनकी क्या कहानी है? बेनेट का जन्म 1972 में हुआ था, हाइफा में। उनके माता पिता अमेरिका से आकर इजराइल में बसे थे। इजराइल में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है और इसी के तहत 1990 में वो कमांडो ग्रुप में शामिल हुए। बेनेट ने लेबनान में इजराइल के कई मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। 1996 में एक ऑपरेशन के दौरान वो सैनिकों की एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की एक बिल्डिंग पर हमला करने का आदेश दिया। इस हमले में 102 आम नागरिक मारे गए। बेनेट पर आरोप लगता है कि उन्होंने इस वक्त सही फैसला लेने में देर की। ये आरोप आज भी चुनाव के दौरान उन पर लगाए जाते हैं। नफ्ताली बेनेट 1999 में सेना से अलग हो गए। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में नाम बनाया, कई कंपनियां स्थापित की। 2005 में कंपनी बेचकर वो पॉलिटिक्स में आ गए और अगले साल ही नेतन्याहू ने उन्हें
अपना चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया। नेतन्याहू और बेनेट का साथ मई 2020 तक रहा। इस दौरान बेनेट ने 5 मंत्रालय संभाले। मई 2020 की बात करें तो वो इजराइल के रक्षा मंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पुराने बॉस को गुड बाय कर दिया है और वो उन्हीं की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। क्या उनका सपना पूरा होगा? संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद पता चलेगा। अब हम इजराइल के पॉलिटिकल ड्रामे को यहीं विराम देते हैं। हमने एक अनुमान लगाया, इस वक्त नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू को क्या सुना रहे होंगे। शायद साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां अगर ऐसा ही कुछ हिब्रू भाषा में होता। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी श्रीलंका से। श्रीलंका के पश्चिमी तट पर खतरनाक केमिकल से लदा एक जहाज डूब रहा है। पिछले कई दिनों से इसे श्रीलंका की सीमा से बाहर ले जाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। आशंका है कि इसके चलते सैकड़ों टन तेल और केमिकल्स समंदर में लीक हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आसपास का समुद्री जनजीवन तबाह हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा फिशिंग इंडस्ट्री पर है। सरकार ने 80 किलोमीटर की तटरेखा में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्सप्रेस पर्ल नाम का यह जहाज दुबई से चला था, मलेशिया जाना था। बीच में इसका स्टॉपेज कतर और भारत में भी था। 19 मई को जहाज कोलंबो के पास पहुंचा और फिर इसमें आग लग गई। कहा जा रहा है कि जहाज के क्रू को इस बारे में पहले से जानकारी थी। भारत और श्रीलंका की नौसेना ने मिलकर आग पर काबू पा लिया था, लेकिन वो इसे डूबने से बचा नहीं पाए। सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कैप्टन, चीफ इंजीनियर और एडिशनल इंजीनियर के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि वो जहाज के मालिक पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी चीन से। जंगली हाथियों का एक परिवार पूरे चीन में घूम रहा है। इस समूह में कुल 15 हाथी हैं। इन्होंने मार्च 2020 में यूनान से अपना सफर शुरू किया। अब तक ये लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्हें खेतों से फसल चुराते मतलब खाते और घरों के पास लौट कर खाना मांगते देखना आम हो गया है। जानकारों का कहना है कि एशियाई हाथी भोजन की तलाश में पलायन करते रहते हैं, लेकिन इतनी दूर तक पलायन की घटना उन्होंने पहली बार देखी। कहा जा रहा है कि जंगलों की कटाई और मौसम में बदलाव भी इसकी वजह हो सकते हैं। हाथियों के इस झुंड को एक नाम भी दिया गया, द नॉर्थ बाउंड वाइल्ड एलिफेंट ईटिंग एंड वॉकिंग टूर। फिलहाल तो ये पलायन लोगों के लिए उत्सुकता का केंद्र बना है। प्रशासन हाथियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है। कई जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर इस झुंड को सेफ रास्ता दिया जा रहा है। हालांकि 1.5 साल बाद भी तय नहीं कि हाथियों का ये परिवार अगला बसेरा कहां बनाएगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।